अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की नर्सरी तैयारी पर वैज्ञानिक सलाह। फसल चक्र को अपनाकर खेतों की उत्पादकता बढ़ाएं। खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और अब किसान मसाला वर्गीय फसलों को लगाने की तैयारी में है। अगर मिर्च की बात करें तो अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो इसके लिए किसान मिर्च की कौन सी किस्मों का चयन करे और स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति। बरसात के मौसम में मिर्च के स्वस्थ पौधे की तैयारी हेतु जो है हम किस प्रकार से पौधशाला की तैयारी करें, हम इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किसान मित्रों, सर्वप्रथम जो है ज़रूरी है हम किस प्रकार से जो है हम किन किस्मों का चयन करें। तो किस्मों का चयन हमें ऐसा करना होता है जो बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता जिसमें बहुत अत्यधिक हो, तो उसमें जीवाणु या विषाणु जो है उसमें भी प्रतिरोधक क्षमता या मुक्त हो इन विषाणुओं जीवाणुओं से। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में जो किस्म होती है वह जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्मित चिली की किस्म है वो जवाहर मिर्च जो है 218 है, जवाहर मिर्च जो है 283 है। इसी प्रकार से है पूसा ज्वाला है, काशी अनमोल है। तो यह किस्में जो है बहुत ही अच्छी है बरसात के मौसम के लिए। अब जो है किसान मित्रों, हम आपको पौधशाला में जो है भूमि का चयन किस प्रकार से करना है यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो किसान मित्रों, भूमि का चयन अत्यधिक आवश्यक होता है क्योंकि बरसात के मौसम में अगर अत्यधिक नमी होने पर जो है डंपिंग ऑफ नामक बीमारी जो है जिसके कारण 80% तक जो है सब्जियों में जो है पौध नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब और आपको यह ध्यान रखना है, भूमि जो है आपकी हल्की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब बलुआर मिट्टी दोमट युक्त होनी चाहिए जिसमें पीएच जो है 7 के आसपास होना चाहिए। भूमि आपकी ढलान युक्त होनी चाहिए, उसमें बहुत लंबे समय तक पानी जो इकट्ठा ना हो सके। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अब जो है हम जैविक विधि द्वारा अगर भूमि शोधन करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मास और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, इन 2 जैविक चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं जिसकी मात्रा 10 से 15 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको उपयोग में लाना होता है। अब जो है अगर कई बार किसान मित्रों आपको जैविक ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप रासायनिक फंजीसाइड कवकनाशी इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। थीरम या कैप्टॉन की जो मात्रा होती है उसकी 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको पानी में घोलकर आप मिश्रित कर दें, तो जिसके कारण जो है आपका भूमि शोधन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब जो है हमें बीजों का देखना है गुणवत्ता। तो गुणवत्ता हेतु हमें यह जानकारी होनी होती है कि बीज गुणवत्ता युक्त किस प्रकार से। तो सर्वप्रथम हमें ज़रूरी होता है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता में हमें यह जानकारी रखनी होती है कि बीज में किसी प्रकार का जो है खरपतवार,
के बीज जो होते हैं या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। उसमें बीज आपका स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के जो है कीट या बीमारी के कारण जो है बीज आपका नष्ट नहीं होना चाहिए। तो बीज के उपचारण करने हेतु जो होता है, कवकनाशी से आप उपचारित करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम की जो होती है, जो बाविस्टिन के नाम से आता है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा, या थीरम या कैप्टान की मात्रा अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 ग्राम प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसी प्रकार से आप बीज को उपचारित करने के बाद आप जो है बीज को जो है क्यारियों में लाइन में अगर बुआई करते हैं तो आप डंडे से लाइन खोल लीजिए। उसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज को बहुत अधिक गहराई तक आपको नहीं डालना होता है, लगभग जो है 2 सेंटीमीटर तक जो है आप बीज को डालिए। उसके बाद उसको बीज को ढकना अति आवश्यक होता है। तो ढकने हेतु जो होता है आप मिट्टी, कंपोस्ट खाद सड़ी हुई और जो है रेत की मात्रा जो है 2:1:1, मतलब 2 किलोग्राम मिट्टी, 1 किलोग्राम आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 किलोग्राम आपको रेत को मिक्स करके जो है आपको रोपित बीज के ऊपर जो हल्की मात्रा में आपको बिछाना होता है परत। बुआई के बाद उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। जब आपका पौधा 7 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उस पर जो है आपको अगर किसी प्रकार के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो आप खरपतवार को निश्चित रूप से निकाल दें, जिसके कारण जो है पौधे और खरपतवार के बीच जो है प्रतिस्पर्धा जो न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को या सूरज की प्रकाश को है, वह निश्चित रूप से हवा के लिए जो है वो कम हो जाएगी, पौधा आपका स्वस्थ बनेगा। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। इसके बाद अगर कई बार जो किसान मित्रों रस चूसक कीट भी पाए जाते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए जो होता है आपको थायोमेथेक्साम की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन रस चूसक कीटों से आपको नियंत्रण मिलेगा। अब जो है आपको यह ध्यान रखना है, जब आपका पौधा जो है 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो यह पौधा जो है मुख्य भूमि में रोपण के लिए जो होता है सही होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। बनाने के लिए की गई क्रूरता, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवास जिले के नेमावर थाना प्रभारी राजाराम वास्कले जामनेर नदी में डूबे, डेड बॉडी निकालने खुद नदी में उतरे थे रामराजा वास्कले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ में भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी बीजेपी, कर्नाटक में मिली थी हार। सीएम बघेल और दीपक बैज के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार, नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान में विरोधाभास। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर किसान अपने खेतों में एक ही प्रकार की फसल लेते हैं, जिससे धीरे धीरे खेत की उत्पादन क्षमता घटने लगती है। वहीं दूसरी ओर फसलों में कीट और रोग या व्याधियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर किसान सही फसल चक्र को अपनाए तो फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, साथ ही इससे मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। तो चलिए सही फसल चक्र और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से।
पर चर्चा करते हैं फसल चक्र। तो किसान भाइयों, फसल चक्र क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश की जाए। एक ही ज़मीन पर एक ही वर्ष में फसलों को इस तरह से हेर फेर कर उगाना जिससे कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो तथा कम से कम मृदा रिसोर्स का हानि हो, हम उसको फसल चक्र कह लेते हैं। ये देखा जाता है कि किसान अंधाधुंध फसलों का उत्पादन करते रहते हैं, ना तो मिट्टी के हेल्थ का ध्यान रखते हैं और ना ही जल का। इसलिए खेती के ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे मिट्टी स्वस्थ बनी रहे, पानी का दोहन भी कम से कम हो और उपज भी भरपूर मिले, जिसके लिए सबसे पहले आपको फसल चक्र पर ध्यान देना चाहिए। जब हम एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाते हैं, जैसे कम पानी चाहने वाली फसल के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसल, उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल, दलहनी फसल के बाद अदलहनी, तेलहनी या खाद्यान्न फसलों को लेना है, कम खाद चाहने वाली फसल के बाद अधिक खाद चाहने वाली फसल लेना है। फसल चक्र अपनाने के अनेकों लाभ हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, फसलों की बीमारियों से बचाव होता है, कीटों का प्रकोप कम होता है, खरपतवार कम उगते हैं। इस तरह के कई और लाभ भी मिलते हैं। जैसे उथली जड़ वाली फसल के बाद जब हम गहरी जड़ वाली फसल लेते हैं तो उथली जड़ वाली फसलें जैसे गेहूं है, धान है, ये सभी ज़मीन की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेती हैं तथा जल भी लेती हैं, क्योंकि इनका जड़ बहुत गहरा नहीं होता है। लेकिन जब हम धान गेहूं के बाद गहरी जड़ वाली फसलें दलहन या तेलहन लेते हैं खरीफ में, तो इन फसलों की जो जड़ है गहराई तक जाती है और ज़मीन के ऊपरी सतह के साथ साथ निचली सतह से भी पोषक तत्व एवं जल का उपयोग करती है। उसी तरह से कम पानी चाहने वाली फसल जैसे मक्का है, उसके बाद अगर हम अधिक पानी चाहने वाली फसल गन्ना ले लेते हैं तो हमारा जल का भी विभिन्न तरह से उपयोग हो सकता है, उत्पादन क्षमता जल की बढ़ जाती है। जब हम दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल लेते हैं तो हमें पता है कि दलहनी फसल वातावरण की नाइट्रोजन को अपनी जड़ों की गांठों में एकत्र कर लेती है और राइजोबियम नामक इस जीवाणु के द्वारा एकत्र होता है गांठों में, और जब गांठें सड़ने लगती हैं तो नाइट्रोजन ज़मीन में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार वातावरण की नाइट्रोजन मृदा में हार्वेस्ट कर ली जाती है, मृदा में समायोजित कर ली जाती है, जिसका उपयोग अदलहनी फसलें आराम से अगली अदलहनी फसलें कर लेती हैं। तो जब हम इस तरह से फसलों को हेर फेर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के विविध फसल लग जाते हैं और जो रोग और बीमारियों का संक्रमण है वो घट जाता है। क्योंकि जब हम लगातार एक ही फसल लेते हैं, धान या धान गेहूँ, तो उसमें कुछ बीमारियाँ अलग से आ जाती हैं। लेकिन जब हम उसको विविध फसल कर लेते हैं, डाइवर्सिफाइड फसल ले लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से भी बच जाते हैं एवं खरपतवार का प्रेशर भी घट जाता है। किसी एक 2 साल के अंतराल पर हमें हर हाल में अपनी जो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम है उसको बदल देना चाहिए। जैसे हमारा धान और गेहूं हमने 1 साल लिया, धान गेहूं अगले साल भी ले सकते हैं, लेकिन अब 2 साल के बाद निश्चित तौर पे हमें कोशिश करना है कि उसमें हम धान गेहूं के स्थान पर हम कोई दूसरी फसल ले लें। हमें कम से कम 2 से 3 सालों के बाद हर हाल में अपनी जो एग्जिस्टिंग फसल है उसको बदल करके हमें फसल चक्र को हर हाल में अपनाना चाहिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। दीपक बैच को बधाई दी। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, अरुण साव बोले कई स्तर पर होंगी बैठकें, 2023 की रणनीति पर मंथन, कांग्रेस ने की किसानों की उपेक्षा। कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विधायक कार्यालय का घेराव, वादाखिलाफी का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की तीखी नोकझोंक।
कांकेर में विधायक निवास घेरने निकले गोंडवाना समाज के युवा, गाजी बाजी के साथ विधायक आवास का घेराव, पेसा कानून में संशोधन की मांग। बीजापुर में नक्सली ने की ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में हत्या किए जाने की आशंका, मिरतुर थाना पुलिस ओयाम गांव के लिए रवाना। छत्तीसगढ़ीय कलाकारों से मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति। अपने राज्य के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और उनके लिए हरे चारे की समस्या से पशुपालकों को दो चार होना पड़ता है। पशुओं को हरा चारा नहीं खिलाने से पशुओं का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन गिर जाता है। तो पशुपालक भाइयों, आपके सामने ऐसी समस्या नहीं आए, इसके लिए आप ज्वार की खेती करें ताकि अधिक हरे चारे की प्राप्ति हो सके। तो आप हरे चारे के लिए ज्वार की खेती कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। हमारे जो किसान भाई है वो खेती के साथ में पशुधन रखते हैं, और पशुधन रखते हैं तो सूखे चारे के साथ साथ में हरे चारे की भी बहुत आवश्यकता होती है। और हमारे किसान भाइयों को जो वर्ष भर हरे चारे की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करनी होती है कि वर्ष भर यदि हमारे पशुओं को हरे चारे का जो पूरा साइकिल मिलता रहे तो निश्चित रूप से दूध में भी बढ़ोतरी होती है, और जो लागत है हमारे किसान भाइयों की पशुपालन में वो लागत भी दुधारू पशुओं के लिए कम आती है, और साथ में पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसका जो है बॉडी वेट भी अच्छा रहता है, और दूध उत्पादन में जो फैट % है ठीक रहते हैं, और सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे किसान भाई जैसे ज्वार की फसल को हरे चारे के रूप में लेते हैं, क्योंकि ज्वार एक ऐसी फसल है जिसमें क्रूड प्रोटीन, फाइबर जो पशु के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। पशु बड़ा इसको चाव से खाता है, और हरे चारे की जो फसल है इसका जो चारा है बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, और इससे हेम साइलेज बहुत अच्छा बनता है। किसान भाइयों, ज्वार की खेती के लिए शुरुआत में खेत की एक गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद खेत में 10 से 12 टन गोबर की खाद डालकर मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद कल्टीवेटर से 1 से 2 जुताई करके खेत को भुरभुरा कर लें और पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। भूमि जो हल्के से मध्यम प्रकार की जो भूमि है उसमें हमारे किसान भाई इसको लगा सकते हैं। कम बारिश वाले एरिया में इसको लगाएंगे तो पानी की आवश्यकता होती है, तो बारिश जहाँ ठीक अच्छी मात्रा में होती है वहाँ पे इस फसल को लगाए तो ये फसल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और इस फसल का जो है हमारे किसान भाइयों को हरी चारे की जो उपज मिलती है तो वो जो करीबन 2-3 महीने बढ़िया से जो मिलती है। और इसकी उन्नत किस्मों की हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध है हमारे किसान भाइयों को। बहु कटाई की हम बात करें कि SSG 59-3 जो किस्म है और MP चरी है, तो इन चरी को जो है हम लेके हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं। सिंचित इलाकों में इस फसल के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यूरिया की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बिजाई से पहले और कर दें, और यूरिया की बची हुई आधी मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिनों बाद खड़ी फसल में डालें। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों यानी बरानी इलाकों में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बिजाई से पहले पूर्व कर दें, और यूरिया की बची हुई आधी मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिनों बाद खड़ी फसल में डालें। सबसे पहले ध्यान रखने की इसका जो बीजोपचार है वो 3 से 4 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगा के ज्वार के बीज को उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से जो बीज जनित बीमारियां, भूमि जनित बीमारियां, उस बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। और साथ ही बीज की मात्रा
दाने वाली फसलों के लिए बीज की मात्रा कम होती है, लेकिन चारे वाली फसलों के लिए बीज की मात्रा अधिक होती है। 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और इस बीज को सिंगल भी लगा सकते हैं। और साथ में यदि इस चारे की अच्छी गुणवत्ता बनानी है तो जो लोबिया होता है उससे मिलवा जो खेती है, मिलवा जो है इसके साथ में बीज मिला के यानी 10 से 12 किलो उसका भी यदि बीज इसके साथ में लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये चारा जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का बन जाता है और सीड ड्रिल से इसकी बुआई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हम इसकी बुआई करें। साथ ही इसमें खरपतवार प्रबंधन की बात आती है, क्योंकि जब फसल लगाते हैं तो शुरुआती अवस्था में फसल देरी से बढ़ती है तो उस टाइम खरपतवारों से काफ़ी नुकसान होता है। तो उस समय क्योंकि खड़ी फसल में कोई खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जब फसल की बुआई करते हैं हम तो आधा किलो जो एट्राजिन है 50% WP बुआई के तुरंत बाद खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो और बीज उगने से पूर्व उसका यदि स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खेत में खरपतवारों की समस्या नहीं आएगी। और इसकी लाइन सोइंग करेंगे तो उसमें निराई गुड़ाई अच्छे से हो सकती है। तो जैसे 25-30 दिन की फसल हो जाए उस टाइम में हम निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार को निकाल सकते हैं। ज्वार की यदि एक से अधिक कटाइयां ले रहे हैं तो प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई के समय 25 से 30 किलो यूरिया छिटक कर फसल में इरें। ऐसा करने से ज्वार की अच्छी बढ़वार होती है और अधिक चारे का उत्पादन मिलता है। और ध्यान ही रखने की बात है कि ज्वार की फसल की जो कटाई है, जो इसमें एसियन नाम का जो तत्व है इनकी जड़ों में पाया जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ये ज्वार की फसल बुआई से लेकर 50-55 दिन की उससे पूर्व इसको काट के पशु को नहीं खिलाए। यदि उस समय पे खिलाएंगे तो पशु में उस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो वो पशु को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे हमारी जो है एक कटाई वाले से एक कटाई ले सकते हैं और बहु कटाई वाली के जो है उसकी फिर दूसरी कटाई जो है उसके 20 से 25 दिन बाद में फिर ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक नंद किशोर माली ने। ये अमरूद के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नंद किशोर माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के लिए अमरूद की फसल एक नकदी फसल है और अमरूद की फसल में हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है किसान भाइयों कि अमरूद की फसल जो है, अमरूद के जो हमारे पुराने बाग हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व लगाए गए थे, उसमें मुख्य समस्या आती है कि उनकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश और बहुत ज़्यादा घने होने के कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई हैं, जो अमरूद जिसको हम भी फल भी बोलते हैं, ऐसे जो हमारे पुराने और अनुत्पादक अमरूद के बगीचे हैं जो 15 से 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं, जो हमारी 3 से 4 मुख्य शाखाओं को छोड़ते हुए पूरी शाखाओं की कटाई कर देते हैं। मुंडन, एक तरीके से हम मुंडन कर देते हैं, केवल 3 से 4 जो हमारी मोटी शाखाएं रहते हैं उनको छोड़ते हुए पूरी शाखाओं को काट देते हैं। इसमें जो मुख्य बात होती है कटाई के समय में, ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम कटाई का कार्य करते हैं तो आरी से या इलेक्ट्रिक चेनसा आती है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें कभी भी हम ऊपर से जब कटाई करते हैं तो हमारी शाखाएं, जो मोटी शाखाएं रहती हैं, उनके फटने का डर रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि पहले जो हम कटाई का कार्य करते हैं उसको नीचे से कटाई करें, ताकि उसके बाद जब हम ऊपर से काटेंगे तो एक समान कटना चाहिए। अगर हमारी शाखाएं फटते हैं तो फिर उसके बाद नए कल्ले निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कटाई के बाद देसी गाय के गोबर का लेप लगा दें, या दूसरा अगर चाहे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है, उस दवा को हम घोल के उसका लेप लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो कटे हुए भाग पे उस पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा न हो। अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बहुउपयोगिता और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए लोग इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं। तो आप यदि अमरूद के बाग से अधिक फल उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए अमरूद के बाग को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। साथ ही हमें बाग बगीचों, जो हमारे अमरूद के पुराने बागों हैं, उनमें खरपतवार का प्रबंधन भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो भी हमारे खरपतवार, गाजर घास की समस्या कई जगह रहती है, कई जगह घास फूस रहती हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, इन खरपतवारों को हमें तलवार के माध्यम से निदाई गुड़ाई करके अलग कर देना चाहिए, ताकि हमारे बाग साफ सुरक्षित रहेंगे तो उत्पादन अच्छा रहेगा।
और अगर ज़्यादा दूरी पे हमारे बाग जो लगे हैं, पुराने बाग हमारे, उसमें काफ़ी अच्छी दूरी रहती है पौधों से पौधों, कतार की कतार, ऐसे बगीचों में हम ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर देते हैं, तो उससे भी हमारे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं और अंदर तक की हमारी जो मिट्टी है उससे जुताई हो जाने से पोषक तत्वों का समुचित उपयोग पौधों को उपलब्ध हो पाता है। दूसरा जो मुख्य बात है कि जब कटाई का कार्य करने के उपरांत किसान भाइयों हमें थाला बनाना अत्यंत आवश्यक रहता है। तो हमारी जो कैनोपी रहती है उसकी छाया जहाँ तक जाती है उस जगह से हमें थाले का, गोलाई में थाला बनाना अत्यंत आवश्यक रहता है। निदाई गुड़ाई करके जब हम थाले का बनाने का कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारा बारिश का समय शुरू होता है तो उस समय किसान भाइयों 30 से 40 किलो अच्छी सड़ी पकी गोबर की खाद, अगर नीम की खली की उपलब्धता है तो 4 से 5 किलो नीम की खली, और साथ में यूरिया की जो मात्रा है वो हमें देनी चाहिए 1 किलो यूरिया और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए, ताकि फिर से नए कल्ले जो है बारिश के, जैसे ही बारिश शुरुआत होती है उसमें से नए कल्लों का सृजन होना शुरुआत हो जाती है। और जब सितंबर का महीना आता है किसान भाइयों तो हमें पुनः सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश करीब 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देने से हमारे जो नए कल्ले हैं वो तीव्र गति से निकलते हैं, और जैसे ही हमारे नए कल्ले निकलते हैं उनको पुनः हमें 50% कटाई कर देना चाहिए ताकि अगल बगल से और साले कल्ले निकले। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कभी कभी कीट और रोग भी लगते हैं, जिसकी वजह से फल उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है और किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। साथ ही किसान भाइयों, इंडरबेला, जो अमरूद के बगीचों में इंडरबेला एक प्रमुख कीट है, जिसमें जो कि जब हम तने के पास देखते हैं तो उसका स्क्रीटा दिखाई देता है। ऐसी जगहों पे तने में वो खोखला बना देती है और हमारा पौधा, अमरूद का एकदम बिही का पौधा कमजोर कर देती है। तो जहाँ जहाँ इंडरबेला का प्रकोप दिखता है, स्क्रीटा दिखता है, वहाँ हमें स्पोक के सहायता से अंदर साफ सफाई करके और रुई के फाहे में डाइक्लोरोवास दवा आती है नुवान, उसमें डिप करके रुई के फाहे को दवा में घोल के, डुबो के और अंदर उस छेद में भर के और मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। अगर हम चाहें तो मिट्टी के तेल में भी रुई के फाहे को डुबो के और अंदर डाल के सुराखों में और ऊपर मिट्टी का लेप लगा के बंद कर देते हैं तो इंडरबेला कीट जो है अंदर ही मर जाता है और हमारा पौधा के तने का भाग सुरक्षित हो जाता है। किसान भाइयों, अमरूद की फसल में ओगरा, जिसको हम विल्ट बोलते हैं, उकठा रोग की बहुत ही वृहद समस्या आती है। कई बार देखा जाता है कि पूरा का पूरा बगीचा सूख जाता है। ऐसी अवस्था में जहाँ हमारे उकठा के प्रकोप होता है, अगर हमें जो पुराने बगीचे हैं और उसमें 1-2 पौधे दिखाई दें उकठा के, तो उनको हमें तुरंत खेत से अलग कर देना चाहिए। ऐसे रोगग्रस्त उकठा के ग्रसित पौधों को खेत से अलग कर देना चाहिए। अभी बारिश के पूर्व हमें जो हमारे पुराने बगीचे हैं अमरूद के, उसमें एक छिड़काव हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC दवा आती है, 35 से 40 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध नहीं होती तो रिडोमिल MZ दवा आती है, उसका हमें 30 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपन फसल को सुरक्षित करेंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अमरूद की फसल एक ऐसी नकदी फसल है जो आने वाले समय में हमें अच्छा लाभ दे सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।